नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पैसिव डेट फंड यानी ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जो कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी एसडीएल, पीएसयू बॉन्ड आदि में निवेश करते हैं। तो क्या ब्याज दरों में बढ़ोतरी और आगे दरों में स्थिरता के संकेत के बाद पैसिव डेट फंड में निवेश करना फायदेमंद है? आज जानेंगे पैसिव डेट फंड की खासियत और ये एक्टिव डेट फंड से कितने अलग हैं। हमारे साथ खास एक्सपर्ट जो इस वक्त जुड़े हैं उनका परिचय करा देते हैं। ऑप्टिमा मनी के एमडी पंकज मटपाल। पंकज जी, स्वागत करते हैं आपका हम आज के इस खास कार्यक्रम में। बहुत ज़्यादा हलचल है आजकल डेट बाजार में, बेसिकली फिक्स इनकम के इस मार्केट में। जैसे ही खास तौर पर हमने ब्याज दरों के इस दौर को थोड़ा थमते हुए अभी महसूस किया है, ऐसा लग रहा है कि हाँ पीक आउट हो गई हैं अब जो ब्याज दरें। तो ऐसे में जो डेट फंड में या फिक्स इनकम पैसिव स्ट्रैटेजी है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा आजकल आकर्षण बना हुआ है, काफ़ी ज़्यादा फोकस में है वो। सबसे पहले मैं आपसे पंकज जी समझना चाहती हूँ, एक्टिव डेट फंड के बारे में तो हर कोई जानता है। जो नॉर्मल हम म्यूचुअल फंड्स में, जो डेट फंड में हम जो बाकी जो कम से कम 16 कैटेगरीज हैं जिसमें निवेश करते हैं, ये पैसिव डेट फंड की स्ट्रैटेजी क्या है? स्वाति, गुड इवनिंग। देखिए, जैसा आपने कहा कि अभी डेट फंड्स अट्रैक्टिव हो गए, उसका कारण तो यही है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गए हैं और ऐसे में अब अच्छी यील्ड एक्सपेक्टेड है और जो आपके जितने भी डेट फंड्स हैं, चाहे एक्टिव हो या पैसिव हो, आने वाले समय में बेहतर रिटर्न्स डिलीवर कर सकते हैं। अब बात आती है पैसिव फंड्स की, क्योंकि हम जैसे इक्विटी में यदि बात करें पैसिव फंड्स की, तो वहां पर अभी काफी लोग समझते हैं कि पैसिव फंड मतलब इंडेक्स फंड, यानी कि वो किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। वहां पर कोई भी पोर्टफोलियो खुद नहीं बनाते फंड मैनेजर्स, बल्कि जो चाहे वो निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, उस तरह के इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सेम यहां पर जब हम बात करते हैं पैसिव डेट फंड्स की, तो यहां पर भी डेट इंडेक्स हैं और उन इंडेक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि यहां पर जो इंडेक्स हैं वो ऐसे पॉपुलर इंडेक्सेस नहीं हैं, बल्कि जो भी सीरीज आती है, जो भी पैसिव फंड लॉन्च होता है, वो उसी के लिए वो इंडेक्स बना होता है। तो बेसिकली इस वक्त पर काफी ऐसे फंड्स अवेलेबल हैं जो कि पैसिव फंड्स हैं और इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये टारगेट मैच्योरिटी फंड्स होते हैं बेसिकली। तो उसका फायदा ये भी है कि यहाँ पर गवर्नमेंट, यहाँ पर सेबी की कुछ मैंडेट्स हैं कि जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं, उनके जो बॉन्ड्स हैं, पीएसयू बॉन्ड्स, और साथ ही स्टेट डेवलपमेंट लोन, उनमें इन्वेस्ट होता है। तो यानी कि यहाँ पर थोड़ी सेफ्टी भी बेहतर मानी जा सकती है। ओके, तो डेट फंड बेसिकली उसमें पैसिव स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है ये आपने बताया पंकज जी। किस तरीके से जो डेट और मनी मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, इसके बारे में हमने समझा। हमारे साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट हैं, उनसे भी चर्चा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि क्या ख़ास है इस पैसिव स्ट्रैटेजी में। हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं दीपक जैन, हेड सेल्स एडवाइस एएमसी। दीपक, स्वागत करते हैं आपका हमारे इस खास चर्चा में। हम माफ कीजिए डेट पैसिव स्ट्रैटेजी की यहाँ पर बात कर रहे हैं। जो निवेशक जो ज़्यादा शायद नहीं जानते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में नॉर्मली एक एक्टिव डेट म्यूचुअल फंड है, वो एक पैसिव डेट स्ट्रैटेजी को कैसे समझें? क्यों आजकल इतना ज़्यादा हलचल हो रही है पैसिव स्ट्रैटेजी की, वो भी डेट म्यूचुअल फंड में? क्या वजह है इसकी? So, namaskar. Thank you for having me on this show. So, डेट पैसिव एक्चुअली अगर आप म्यूचुअल फंड के बाहर देखें तो पूरा भारतवर्ष डेट पैसिव में इन्वेस्ट करता है, लार्जर इन्वेस्टर्स। डेट पैसिव क्या हुआ? बेसिकली आप चाह रहे हो कि जब आप निवेश करो तब आपको पता हो कि मूलतः आपको कितना ब्याज मिलने वाला है, आपका जो पैसा लग रहा है वो कौन किस सेगमेंट में लग रहा है, किसको, आपका बोरोवर कौन है और आपका पैसा वापस कब आएगा। तो ये 3 सवाल होते हैं जिसके जवाब आपको चाहिए होते हैं जब भी आपने डेट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया है। म्यूचुअल फंड में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के आने के पहले
ये सवालों के जवाब नहीं मिल पाते थे। क्यों नहीं मिल पाते थे? क्योंकि ज्यादातर एक्टिव मैनेजर होते थे जो कोशिश करते थे कि जो ब्याज की दरें हैं उससे ज्यादा हम आपको बना के दें। लेकिन ज्यादातर जो इन्वेस्टर हैं, ज्यादातर जो निवेशक हैं जिन्होंने कभी भी डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश किया है, वो पैसिव ही हैं। सो जब ये कैटेगरी आ गई और इस कैटेगरी में इन सवालों के जवाब मिलने लग गए। कैसे मिलने लग गए? जब आप निवेश करते हो किसी टारगेट मैच्योरिटी डेट फंड में, तो आपको पता होता है बाय एंड लार्ज कि आपकी स्टार्टिंग की यील्ड क्या है। अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, जैसा पंकज जी ने बताया कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, एसडीएल है, जो पीएसयू बॉन्ड है, उसका आपको पता होता है। और तीसरी बात उसकी मैच्योरिटी, कि पैसा आपको कब मिलेगा। इस सवाल के, तीनों सवालों के जवाब टारगेट मैच्योरिटी फंड, जो कि डेट पैसिव का एक हिस्सा है, डेट पैसिव का एक दूसरा हिस्सा भी है जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड ये सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करती है, इसीलिए ये बड़ी हुई है। ओके, बिल्कुल। तो टारगेट मैच्योरिटी फंड ऊंची ब्याज दरों में आपको निवेश लॉक इन करने का मौका देता है, और ये शायद समय, पंकज जी, बहुत ज्यादा मुफीद भी है, क्योंकि जैसा संकेत मिल रहे हैं हम ऑलमोस्ट, जैसा मैंने शुरुआत में भी बोला था, ब्याज दरों के उच्चतम स्तर पर फिलहाल पहुंच गए हैं। उसके बाद अगर होगी तो होगी, काफी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए तो बढ़ोतरी होगी, पर ऐसा काफी एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि पीक आउट ब्याज दरें हो गई हैं। तो ऐसे में जो टारगेट मैच्योरिटी फंड की खासतौर पर बात हो रही है, उसमें अभी निवेश का सही मौका है, जिसमें अभी क्योंकि ब्याज दरें भी ऊंची है, और ऐसे में ऊंची ब्याज दरों में टारगेट मैच्योरिटी फंड में आप उस ब्याज दरों को लॉक इन कर लीजिए, और आगे अपने लक्ष्य के हिसाब से उतनी ही मैच्योरिटी के फंड में आप निवेश करें। इस पर थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए पंकज जी। बिल्कुल स्वाति, देखिए वैसे जैसे बात कर रहे थे कि दूसरे भी चॉइसेस हैं आपके पास में पैसिव फंड्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ टारगेट मैच्योरिटी फंड्स ही हैं, लिक्विड फंड की भी चॉइस है आपके पास, या गिल्ड फंड की भी चॉइस है। लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड की खास बात यह है कि इनकी जो मैच्योरिटी है वो फिक्स है। तो ये ओपन एंडेड है, क्लोज एंडेड नहीं है, लेकिन इनकी मैच्योरिटी फिक्स होती है। तो इनके लिए जो अंडरलाइंग पोर्टफोलियो है, जो इंडेक्स है, उसकी मैच्योरिटी और आपके स्कीम की मैच्योरिटी सेम होगी। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जो यील्ड है, यील्ड टू मैच्योरिटी, वही आपके लिए, आपको पता है यदि आप रुके रहेंगे वहां तक, जब स्कीम एंड होगी वहां तक आप यहाँ पर इन्वेस्टेड रहेंगे, तो आपको एक मालूम है कि करीब करीब कितना रिटर्न आपको मिलेगा। अदरवाइज होता यह है कि यदि मैच्योरिटी अलग अलग टाइम की हो, जो अंडरलाइंग असेट है, मान लीजिए आपने किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया और उस स्कीम का इन्वेस्टमेंट जिन बॉन्ड्स में है, जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में है, यदि उनकी मैच्योरिटी अलग अलग टाइम की होगी, तो यहाँ पर आपका जो यील्ड है, जो रिटर्न्स हैं, उस पर फर्क काफी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर टारगेट मैच्योरिटी में ये बड़ा फायदा है कि मैच्योरिटी आपको पता है, आपको यील्ड मालूम चल जाती है, और सेफ्टी की जो मैंने बात की, क्योंकि यहाँ पर जो निवेश है वो अच्छे डेट पेपर्स में है, इसके लिए यहाँ पर सेफ्टी भी मानी जा सकती है। लेकिन निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि यदि आप निवेश कर रहे हैं, तो क्योंकि आपके पास चॉइसेस हैं कि किस मैच्योरिटी वाली स्कीम में आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपका जो लक्ष्य हो, जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन हो, उसको ध्यान रखते हुए आप उसी मैच्योरिटी वाले टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट करें। मतलब ऐसा नहीं है कि आप दूसरे में करके निकल नहीं सकते, ये एफएमपी नहीं है, लेकिन फिर भी होगा ये कि यदि आपने 5 साल की मैच्योरिटी वाले फंड में इन्वेस्ट किया और 2 साल के बाद आप एग्जिट कर रहे हैं, वहां से अपने यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं, तब आपको रिटर्न्स पर फर्क दिखाई दे सकता है। तो यदि आपका नजरिया 2 साल का है, तो ऐसा टारगेट मैच्योरिटी फंड जिसकी 2 साल की मैच्योरिटी हो, यदि आप 5 साल करना चाहते हैं, तो 5 साल के बाद जो जिसकी मैच्योरिटी हो उसमें ही आप इन्वेस्ट करें, तो आपको यहाँ पर नुकसान होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर आप पूरी मैच्योरिटी तक, जैसा नाम ही है टारगेट मैच्योरिटी फंड, एक टारगेट तक मैच्योरिटी इनकी होती है, आपको पूरी मैच्योरिटी तक अगर होल्ड करना है तभी आपको इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उससे आपको किसी भी तरीके के इंटरेस्ट रेट रिस्क से आप बच सकते हैं। और यही वजह है कि 2 साल का लक्ष्य है, किसी 2 साल के लक्ष्य के लिए, मानिए बच्चे की पढ़ाई हो गई या कोई और आपको लक्ष्य पूरा करना है, या 3 साल का लक्ष्य, 5 साल का लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य आप टारगेट मैच्योरिटी फंड से भी आसानी से पूरा कर सकते हैं। पर क्या वजह है यहाँ पर दीपक, जो कि हम एक्टिव डेट फंड्स जो हैं
उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास पिछले समय से नहीं रही है। कुछ अगर आप डेटा हमारे साथ शेयर कर पाएं कि क्यों हम कह रहे हैं कि पैसिव डेट फंड इज द फ्लेवर ऑफ द सीजन और एक्टिव डेट फंड में फिलहाल अभी शायद उतना ज्यादा फ्लेवर नहीं रहा जितना पहले था। लगता है ये इंटरव्यू वायरल होने वाला है। तो एनीवेज लेट मी आंसर दैट क्वेश्चन। अगर आप देखें, डायनामिक बॉन्ड फंड एक कैटेगरी है जो आपने 16-17 कैटेगरी बोली, उसमें सबसे फ्री कैटेगरी जिसे हम कह सके, जहां पे एक्टिव फंड मैनेजर अपने इंटरेस्ट रेट व्यू को अच्छे से एक्सप्रेस कर सके, दैट कैटेगरी हैज अंडर परफॉर्म्ड बाय अ मार्जिन ऑफ 100 बेसिस पॉइंट टू 300 बेसिस पॉइंट। अगर आज से 10 साल पहले अगर आप ब्याज दरों को देखें तो जीसेक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की दरें 8.5-9% के आसपास थी, माइनस एक्सपेंस आपका 10 साल का रिटर्न 8-8.5% तो आना चाहिए। काफी फंड्स ऐसे हैं जिनके 6%, 7%। हम अगर शॉर्ट टर्म फंड्स देखें तो हमने अभी एक स्टडी किया कि पिछले 3 से 5 सालों में 75% ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स हैव अंडर परफॉर्म्ड इट्स बेंचमार्क। उसका 2 कारण है। एक, रॉन्ग टाइम रॉन्ग इमोशंस। सो जब ब्याज दरें घट रही होती हैं तब आपका ड्यूरेशन कम होता है, जब ब्याज दरें बढ़ रही होती है तब आपका ड्यूरेशन ज्यादा होता है। दूसरा, वेरी हाई एक्सपेंस रेशियो। हमने शॉर्ट टर्म फंड्स के एक्सपेंस रेशियो देखे 75 पैसे से लेकर 1.5% तक का है। जब आपका इंटरेस्ट ब्याज दर 7-7.5% हो, 8% हो, और अगर 1 से 1.5% का एक्सपेंस रेशियो हो, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इन्वेस्टर के पास कुछ बड़ा रिटर्न बच पाना। और एक्टिव फंड मैनेजर्स की यहाँ पे खामी रही है, जिसका हमें लगता है पैसिव के माध्यम से काफी बड़ा आप सोल्यूशन कर सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हो रूल अपनी मैच्योरिटीज की। सो फॉर एक उदाहरण के तौर पे, अगर आप एक शॉर्ट टर्म फंड का इंडेक्स आप देखो जिसमें आप 25% 1 से 2 साल, 25% 2 से 3 साल, 25% 3 से 4 साल और 25% 4 से 5 साल का एक बकेट बना के अगर आपने एक इंडेक्स बना दी जिसकी एवरेज मैच्योरिटी करीबन 2.5 से 3.5 साल और ड्यूरेशन 2.5 साल, तो आप हर लेवल पे आप निवेश कर पाओगे। और पूरे इस यील्ड जो 1 से 5 साल की जो यील्ड आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल के हिसाब से चेंज होती रहती है, उसका आप बेनिफिट भी ले पाओगे बिना किसी एक सिक्योरिटी के, किसी एक साइकिल में आपके ट्रैप होने की गुंजाइश के बिना। और खर्चे भी इसमें कम होते हैं। सो 2 कारण है, हायर एक्सपेंस रेशियो एंड नॉट बीइंग एबल टू टाइम ड्यूरेशन इन अ प्रॉपर मैनर। ये जो 2 कारण रहे, इसकी वजह से एक्टिव फंड मैनेजर्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है डेट फंड्स में। ओके, बिल्कुल। और हर एक निवेश के फायदे तो होते हैं, पर कुछ डाउन साइड्स भी होते हैं। हमने काफी पॉजिटिव्स तो सुन लिए दीपक से, पर पंकज जी, पैसिव डेट फंड स्ट्रैटेजी किसी को अपनानी है, कोई निवेशक है जो कि हमेशा से ही एक्टिव डेट फंड में निवेश कर रहे थे, जो कि हम यूजुअली जिनको लिक्विड फंड्स हैं या बाकी जितने भी फंड्स हैं, बेसिकली 16 कैटेगरीज जो हैं डेट फंड्स की जिसमें म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं, उनको एक अच्छी से अपने लिए पैसिव डेट स्ट्रैटेजी अगर चूज करनी हो तो कौन से रिस्क हैं, कौन सी जोखिम है जो पैसिव स्ट्रैटेजी में ज्यादा है? देखिए, पैसिव में ज्यादा तो नहीं होंगे। यहाँ पर बस ये है कि क्योंकि फंड मैनेजर के पास चॉइस नहीं है कि वो यहाँ पर बदलाव कर सकते हैं, तो वो एक हम मान के चलते हैं कि जब एक्टिव फंड होता है तो वहां पर यदि बहुत वाइज डिसीजन लिया जाए तो आप हमेशा रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। आपको कभी लगता है किसी भी स्थिति में कि ये स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है या कोई भी वहां पर, यदि आपको कभी आज की डेट में मान लीजिए कि वो बॉन्ड अच्छा है लेकिन कल आपको लगता है कि यहाँ पर रिस्क दिखाई दे रहा है, कुछ है, तो फंड मैनेजर एक्टिवली मैनेज करते हैं, जो कि पैसिव फंड में पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन फिर यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ओवरऑल पैसिव फंड की, तो डेफिनेटली ये रिस्क रहेगा। लेकिन यदि बात करें टारगेट मैच्योरिटी फंड की, तो रिस्क वहां पर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर सेबी का मैंडेट ही ऐसा है कि आपको जो निवेश करना है वो आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या फिर एसडीएल और साथ ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड्स हैं उनमें होगा, तो ये रिस्क यहाँ पर कम है। तो भी क्योंकि हम कहते हैं कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो ये मानना जरूरी है कि ऐसा नहीं कह सकते हैं कि पैसा बिल्कुल सेफ है, कोई भी इस तरह की रिस्क हो सकता है कम, लेकिन पॉसिबिलिटी है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इंटरेस्ट रेट चेंज होने का फर्क बिल्कुल पड़ सकता है, स्पेशली जब आप बीच में पैसा निकालेंगे। यदि मैच्योरिटी तक आप रुकते हैं तो वो रिस्क आपका कम हो जाता है,
लेकिन बीच में यदि यूनिट्स को रिडीम करते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट रिस्क जो है वो यहाँ पर रह सकता है, जो कि सभी फंड्स के लिए होता है, वो यहाँ पर होगा। और दूसरे बॉन्ड्स में ये हो सकता है कि जो मैच्योरिटी अलग अलग टाइम की होने की वजह से वो एक, हालांकि अभी दीपक जी ने एक्सप्लेन किया कि डायनेमिक बॉन्ड फंड्स में भी किस तरह का रिस्क रहा, तो ये रिस्क ओवरऑल म्यूचुअल फंड्स में भी और पैसिव फंड्स में भी देखे जाएंगे। बट फिर भी मैं कहूंगा कि पैसिव फंड्स कंपेयर टू एक्टिव फंड्स थोड़े कम रिस्की माने जा सकते हैं। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में शामिल है शो में दीपक जैन, हेड सेल्स एडवाइस एएमसी, और पंकज मटपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी। टारगेट मैच्योरिटी फंड या फिर फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, कौन से प्लान आपके लिए सही है? इसलिए मैं दीपक आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि काफी चर्चा यहाँ पर हो रही है टीएमएफ की, जिसको टारगेट मैच्योरिटी फंड का शॉर्ट फॉर्म कहते हैं, या फिर एफएमपी फिक्स मैच्योरिटी प्लान। दोनों में क्या खासियत है और क्या समानताएं या क्या उनके ऑपोजिट क्वालिटीज हैं? मेरे ख्याल से दोनों एक प्रॉब्लम सॉल्व करती है कस्टमर की, कि आपको पता होता है जब आप निवेश कर रहे हो कि मोटा मोटा कितना आपको पैसा बन जाएगा, पैसा आपको कब मिलेगा। टारगेट मैच्योरिटी फंड दो प्रॉब्लम्स को और ज्यादा सॉल्व अच्छे से करता है। वो कि अगर बीच में आपको लिक्विडिटी की आवश्यकता हो तो आप पैसा निकाल सकते हैं, ओपन एंडेड होते हैं जैसा कि पंकज जी ने कहा। दूसरा, इसका जो सिक्योरिटी सिलेक्शन का प्रोसेस है, ये एक इंडेक्स तय करता है, ये आप फंड मैनेजर के डिस्क्रिप्शन पे छोड़ते नहीं हो। तो आपको पता होता है कि आपका जो पैसा है वो किस तरह के सिक्योरिटीज में जाएगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा, एचडीएल में जाएगा, या कहीं पर भी जाएगा। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हो निवेशक के हैसियत से जब आप निवेश कर रहे हो। एफएमपी में ये सुविधाएं आपको हासिल नहीं है। एफएमपी में फंड मैनेजर अपने हिसाब से बीच में भी पोर्टफोलियो चेंज कर सकते हैं, और पास्ट में हमने देखा है कि ऐसा हुआ है। सो ये दो बड़े कारण हैं। इसके अलावा दोनों में काफी समानताएं हैं। ओके, आपके नजर में पंकज जी, टारगेट मैच्योरिटी फंड या फिर फिक्स मैच्योरिटी प्लान कौन से निवेशकों के लिए सही है? वैसे जैसा खुद बताया, दोनों प्रॉब्लम सॉल्विंग स्कीम्स हैं, दीपक ने जैसा बताया, आपकी नजर में इनकी क्या खासियत है? देखिए स्वाति, दोनों की अपनी इंपॉर्टेंस है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि एक दूसरे से बेहतर है या अच्छा नहीं है। देखिए, दोनों की अपनी अपने अपने इंपॉर्टेंस हैं। यदि हम ये मान के चलें कि एफएमपी में बीच में चेंजेस हो सकते हैं और वो चेंजेस किसी अच्छे उद्देश्य से हो और उसका फायदा मिले, यानी कि यदि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं और वो सच में वाइज डिसीजन ले पा रहे हैं, तो हमेशा ये बेहतर डिसीजन हो सकता है। लेकिन कई बार बिकॉज इमोशनल बायसेस होते हैं, कुछ और कारण होते हैं जिसकी वजह से डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो इसलिए यदि आप सिंपल निवेश चाहते हैं, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो भी आपका कम होता है, आप सिंपलिसिटी चाहते हैं कि एक इंडेक्स है, उस इंडेक्स में ही आपको इन्वेस्ट करना है, तो वहां पर आपके लिए पैसिव फंड अच्छे हो सकते हैं, यानी कि टारगेट मैच्योरिटी फंड एक अच्छी चॉइस हो सकती है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि फंड मैनेजर पर भरोसा है आपको और आपका एक्सपीरियंस है उस फंड मैनेजर के साथ में, आपको ये मालूम है कि जो पोर्टफोलियो है, क्योंकि कई बार ये भी डिपेंड करता है कि कौन सी एएमसी का एफएमपी आप बाय कर रहे हैं, कौन फंड मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। तो यदि आपको उस पर भरोसा है, एएमसी में भरोसा है कि ये फंड हाउस इस तरह के मतलब कम रेटिंग वाले पेपर्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और फंड मैनेजर अच्छे डिसीजन लेंगे, तो आप थोड़ा पोर्टफोलियो अपना वहां पर भी डेफिनेटली डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो पहले शुरुआत आप टारगेट मैच्योरिटी फंड से कर सकते हैं और उसके बाद में साथ में एफएमपी को भी शामिल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो टारगेट मैच्योरिटी फंड या फिर एफएमपी, दोनों की अपनी खासियत है और दोनों को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है अलग अलग स्ट्रैटेजी के तहत। अब क्योंकि एडवाइस के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ हैं, इसलिए ये जानना जरूरी है कि दीपक, जो एडवाइस एएमसी है उसने हाल ही में 1 करोड़ का एयूएम क्रॉस किया है। सबसे पहले बहुत बधाइयां आपको उसके लिए। तो जो इक्विटी और डेट सेगमेंट का जो आउटलुक है वो कैसा है, और पिछले 5 साल में ये जो बढ़त है, ग्रोथ है, वो किस प्रकार रही है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वाति। 1 लाख करोड़ का एयूएम हमने पिछले शुक्रवार को क्रॉस किया। ये समय खुश होने का भी है, लेकिन मुझे लगता है कि ये समय ये भी दर्शाता है कि लोगों ने हम पे विश्वास जताया है, तो हमारी जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। हमें और अच्छे से अपने काम को करते रहना है, अपने निवेश करने की प्रक्रिया को
निरंतर रूप से बेहतर करते रहना है, हमें प्रोसेसेस को अच्छे करना है, हमें इन्वेस्टर सर्विसेज को अच्छे करते रहना है। ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसको हम अच्छे से निभाने के लिए तैयार हैं। पर हम बहुत खुश भी हैं कि ये जर्नी 3 साल पहले जहाँ हम 10,000 करोड़ पे थे, आज हम 1 लाख करोड़ पे हैं, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सारे निवेशकों का। अब आपने कहा कि ये जर्नी कैसी रही? तो आज के दिन में जब 1 लाख करोड़ को मैं देखता हूँ, तो मैं करीबन 70,000 करोड़ का हमारा फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो है, उसमें से ऑलमोस्ट 95% टारगेट मैच्योरिटी है। टारगेट मैच्योरिटी इंडस्ट्री करीबन 1,40,000 करोड़ की हो गई है। अगर आप देखें 3 साल पहले ये ऑलमोस्ट ज़ीरो था। इसका रफली 50% शेयर एडलवाइस म्यूचुअल फंड के पास है। बाकी 30,000 करोड़ में 22 से 23,000 करोड़ हमारे इक्विटी फंड्स हैं और 5 से 7,000 करोड़ आर्बिट्राज और लिक्विड फंड। बाकी एक्टिव फिक्स्ड इनकम हम नहीं करते हैं। ये हमारा ब्रेकअप है हमारे 1 लाख करोड़ का। ये जर्नी बहुत ज़्यादा रोचक रही है। स्वाति, जस्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, 8 साल पहले 2014 मार्च में हमारा AUM खाली 150 करोड़ था। 2014 मार्च 150 करोड़ और फरवरी 2023 9 साल से कुछ कम की जर्नी रही है, जिसमें हमने 60-70 600 to 700 टाइम्स का ग्रोथ देखा है। वी आर रियली ओवरवेल्म्ड। हम बहुत ज़्यादा खुश हैं और आगे की जर्नी जैसा हमने पहले किया है खाली वो करने से नहीं होगा, हमें और बेहतर अपने आप को करते रहना होगा। बिल्कुल, और जैसे निवेशक जागरूक हो रहे हैं, निवेशकों का जो एक्सपीरियंस है वो भी AMCs के काफ़ी काम आ रहा है। AMC का जो अपना काम है वो निवेशकों के काम आ रहा है। तो ये एक टू वे एक प्रोसेस है, एक जो कि दोनों निवेशक और AMC दोनों के हित में ही काम करते हैं। तो 1 लाख करोड़ का जो AUM है वो क्रॉस करने पर एडवाइस AMC के स्पोक्स पर्सन से भी हमने बात की और टारगेट मैच्योरिटी फंड की बारीकियां और साथ ही डेट में पैसिव स्ट्रैटेजी पर आज हमने चर्चा की। धन्यवाद आपका करेंगे पंकज जी, और साथ ही दीपक आपका भी हमारे साथ आज के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।